गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, कैसे होंगे? आई होप अच्छे होंगे। बेटे पिछले वीडियो के अंदर हमने अपना एक पॉइंट डिस्कस किया था जिससे हमने कहा था दर्पण के बारे में। आज का जो टॉपिक है वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या था? तो हमने कहा था कि समतल दर्पण समतल कांच की पट्टिका होती है जिसकी एक सतह पर क्या कर दी गई हो, पॉलिश कर दी गई हो। ये मेरे पास में एक समतल कांच की पट्टिका है। इस समतल कांच की पट्टिका पर एक भाग पर मैंने क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो ये कहता है कि ये जो भाग है ये तो पॉलिश वाला भाग है। कैसा भाग है? ये पॉलिश वाला भाग हो गया। जबकि इसके सामने पॉलिश वाले तल के जस्ट सामने वाला ये जो भाग है ये कहलाता है आपका क्या, परावर्तक पृष्ठ। क्या कहलाता है बेटा? परावर्तक पृष्ठ कहलाता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट बना इसी को हमने क्या कहा, समतल दर्पण कहा। इसी को हमने क्या कहा बेटा, समतल दर्पण कहा। तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण एक समतल कांच की पट्टिका का भाग होता है जिसकी एक सतह पर क्या की जाती है, पॉलिश की जाती है। ठीक है। अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है उसकी विवेचना हम कर लेते हैं। तो उसके बारे में मैं थोड़ी सी परिचर्चा करता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या कहता है कि देखो, पॉइंट नंबर 1 है समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी, आभासी, सीधा, सीधा और वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। ठीक है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु के बराबर होगा। देखो बेटा, यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक दर्पण ले लेते हैं। इस दर्पण यानी एक समतल कांच की पट्टिका ले ली और इस समतल कांच की पट्टिका पर अपन ने क्या कर रखी है बेटा, पॉलिश कर रखी है। जब अपन ने समतल कांच की पट्टिका पर पॉलिश कर दी तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका दर्पण। अब बेटे यहाँ पर इस दर्पण के सामने एक वस्तु को क्या कर दिया, मैंने रख दिया और इस वस्तु का नाम दे दिया AB, वस्तु का नाम दे दिया AB। अब इस AB वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है, ये चली। एक प्रकाश की किरण अभिलंब, मैंने कहा था कि प्रतिबिंब का निर्माण करने के लिए कम से कम कितनी किरणें चाहिए, तो कम से कम 2 परावर्तित किरणें चाहिए। तो यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि देखिएगा, एक प्रकाश की किरण बिल्कुल अभिलंब आपतित हुई तो जिस पथ पर आई उसी पर वो क्या हो गई, वापस लौट गई। एक प्रकाश की किरण जो है वो कुछ इस तरीके से आई और इस तरीके से वापस लौट गई। ठीक है। तो इसमें भी परावर्तन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पर कहता है कि आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण तो हो ही नहीं रहा है। तो बेटे इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ाया जाए, इस परावर्तित किरण को पीछे बढ़ा दिया गया और ये जो परावर्तित किरण है इसको भी पीछे बढ़ाया। अब जहाँ पर ये दोनों मिली वहीं पर प्रतिबिंब का क्या हुआ, निर्माण हुआ। वहीं पर क्या हुआ बेटा, प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया और इसका नाम दे दिया अपन ने A और B। तो इसका नाम दे दिया A' और B' कर दिया। ओके बेटा। तो देख बेटा, अब यहाँ पर ये कौन सा क्षेत्र था, ये तेरा था वास्तविक क्षेत्र। हाँ या ना? दर्पण से पहले कौन सा क्षेत्र होता है, वास्तविक क्षेत्र। और दर्पण के बाद में कौन सा क्षेत्र था, ये था तेरा आभासी क्षेत्र। दर्पण से पहले कौन सा क्षेत्र है, वास्तविक क्षेत्र। दर्पण के बाद कौन सा क्षेत्र है, आभासी क्षेत्र। तो वो कहता है कि अब यहाँ पर देखो, दर्पण के सामने ये वस्तु रखी हुई है तो इसका मतलब ये वस्तु कैसी है, वास्तविक। क्या ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। कौन से क्षेत्र में बन रहा है, आभासी क्षेत्र में। तो ये प्रतिबिंब कैसा हो गया, आभासी। क्या ये सीधा है? तो बिल्कुल 100% ये सीधा है। ठीक है। इस तरीके से आपका ये बनेगा। ठीक, तो सीधा है। क्या ये वस्तु के बराबर है? बिल्कुल ये वस्तु के बराबर है। तो आप यहाँ पर कहते हैं, हमारा पहला पॉइंट खत्म होता है कि समतल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब है वो आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। करेक्ट बात यहाँ तक। अगला पॉइंट हम लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है? तो अगला पॉइंट कहा मैंने, ये उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा जो मेरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के
वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। तो कहता है कि प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या होता है, बिंब का आकार। प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या होता है, बिंब का आकार। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इस क्वेश्चन से इस बात को समझेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एक समतल दर्पण के सामने, ये आपका समतल दर्पण हो गया, एक समतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु रखी हुई है। इस वस्तु की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। तो बताओ बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो एक तो ये है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपका ए डैश हो गया, ये आपका बी डैश हो गया। तो हमने क्या पढ़ा कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू द साइज ऑफ इमेज। प्रतिबिंब का आकार बराबर क्या होता है, बिंब का आकार। तो यहाँ पर इसका जो मान दे रखा है वो आपको 5 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका मान भी कितना होगा बेटा, 5 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना होगा, आंसर होगा आपका 5 सेंटीमीटर। करेक्ट बात। अगला तीसरा जो पॉइंट है वो सुनिएगा। तो पॉइंट नंबर 3 देखो क्या है, तो हेड नोट भी करते रहें साथ के साथ। समतल दर्पण बिंब तथा प्रतिबिंब के मध्य समद्विभाजक स्थिति में होता है। समतल दर्पण जो है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि समतल दर्पण बिंब व प्रतिबिंब की समद्विभाजक स्थिति पर होता है। समतल दर्पण बिंब व प्रतिबिंब की समद्विभाजक स्थिति पर होता है। देखो मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि देखो ये मेरे पास में क्या है, दर्पण है, ठीक, और ये मेरे पास वस्तु है, और ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। सॉरी, बराबर साइज का होगा, ये इसका क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। अब इस कंडीशन के अंदर आप ये देखिएगा कि ये इन दोनों को मिलाने वाली रेखा के मध्य में स्थित होगा। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक जितनी दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक भी उतनी ही दूरी होगी। तो यहाँ पर याद रखने योग्य बात क्या है, याद रखने योग्य बात है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। यानी कहता है कि दर्पण जो है, देखो ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उन दोनों दूरियों को बराबर में समद्विभाजक स्थिति पर कौन होता है, दर्पण होता है। तो इसका मतलब समतल दर्पण के से बिंब की दूरी और समतल दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है वो क्या मानी जाती है, बराबर मानी गई है, बराबर होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लिख रहे हैं। तो एक समतल दर्पण से, देखिएगा क्वेश्चन, एक समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, क्वेश्चन क्या है, एक समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, तो ये डिस्टेंस आपको दी हुई है। एक समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, तो बताओ उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो अभी मैंने क्या बोला कि भैया अब देखो यहाँ पर क्या कहता है कि साइज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो इसका मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस कितनी आ गई आपके पास में, 5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। एक समतल दर्पण से 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। तो देखो ये 5 सेंटीमीटर रखी हुई है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितनी दूरी पर बनेगा, दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। फिर कह रहा है तो बिंब व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी होगी। तो ये बिंब और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर बोले तो 10 सेंटीमीटर। तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का पहला आंसर होगा 5 सेंटीमीटर और दूसरा आंसर है 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब तो कितनी दूरी पर बनेगा, 5 सेंटीमीटर पर, और जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। करेक्ट बात यहाँ तक। अगला पॉइंट देखिएगा,
अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिलोम पाया जाता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिलोम पाया जाता है। पार्श्व प्रतिलोम क्या होता है? तो देखो यहाँ पे समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिलोम पाया जाता है। पार्श्व प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? तो वो कहता है कि राइट पार्ट जो है, राइट पार्ट तो क्या बनेगा? लेफ्ट बन जाएगा, और लेफ्ट पार्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट पार्ट क्या बनेगा? राइट। तो दायां भाग बायां और बायां भाग दायां बन जाता है, और इसे हम क्या कह रहे हैं? पार्श्व प्रतिलोम कह रहे हैं। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में पार्श्व प्रतिलोम पाया जाता है। अर्थात समतल दर्पण के सामने जब हम वस्तु को रखते हैं, बिंब को रखते हैं, तो बिंब का जो बायां भाग है वो तो दायां हो जाएगा, और जो दायां भाग है वो क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। इसके लिए भी मैं एक एग्जाम्पल से आप इस बात को मैं समझा देता हूँ। ये मेरे पास एक दर्पण हो गया, और मैं अंग्रेजी वर्णमाला का एक शब्द ले लेता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला का मेरे पास एक शब्द है आर। इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक में ये आर है। अभी जब इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा भैया? तो ये पार्ट जो है, जो लंबवत वाला पार्ट है वो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये जो पार्ट है ये घूम कर के ऐसे हो जाएगा। तो इसका जो बायां पार्ट, दायां भाग जो है वो तो क्या बन गया? बायां, और बायां भाग क्या बन गया? दायां। अब यहाँ पर नोट रखने योग्य बात भी है, बहुत सारे एग्जाम्स में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किस किस में पार्श्व प्रतिलोम नहीं पाया जाता। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेटिक अंग्रेजी वर्णमाला में 11 अक्षर ऐसे हैं, 11 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनमें पार्श्व प्रतिलोम जो है, जिनमें पार्श्व प्रतिलोम नहीं पाया जाता, जिनमें पार्श्व प्रतिलोम नहीं पाया जाता। और वो कौन कौन से हैं? तो ध्यान रख लीजिएगा, A H I M O T U V W X Y। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर याद रख लीजिए AHIMOTUVWXY। चाहे तो इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? देखो, इस शब्दों को हम थोड़े थोड़े कॉलम में बना लेते हैं। तो बन गया आपका ए हाई मोटी अल्ट्रावायलेट वॉच XY। ए हाई मोटी अल्ट्रावायलेट वॉच XY। इसका मतलब मुझे किसी को डिमोरलाइज करना नहीं है, लेकिन एक ट्रिक है याद करने के लिए। तो ए हाई मोटी अल्ट्रावायलेट वॉच XY। तो यहाँ पर भी हम एक सिंपल सा एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ले लेते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन से अक्षर के अंदर पार्श्व प्रतिलोम नहीं पाया जाता? क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से अक्षर के अंदर, कौन से अक्षर में पार्श्व प्रतिलोम नहीं पाया जाता? नहीं पूछ रहा है, पार्श्व प्रतिलोम किस में नहीं पाया जाता। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है इसका HOX, दूसरा जो ऑप्शन है वो है MUL, तीसरा जो ऑप्शन है MIK, और फोर्थ ऑप्शन है इसका वो है DOG। तो आपको पता चल ही गया होगा। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप अपनी ट्रिक को नोट करेंगे, ए हाई मोटी अल्ट्रावायलेट वॉच XY। तो यहाँ पर H है क्या? देखो, पहले में H है, बिल्कुल करेक्ट। O है क्या? है क्या? X है, बिल्कुल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा, आंसर है फर्स्ट ऑप्शन HOX, करेक्ट बात। इसके बाद में अगला जो पॉइंट लेते हैं वो पॉइंट है, अगला पॉइंट देखें। कहता है कि मान लीजिए समतल दर्पण के सामने एक वस्तु रखी हुई है, और वो वस्तु, दर्पण स्थिर है, वस्तु दर्पण की ओर विवेग से गति करती है, विवेग से गति करती है। तो उसका प्रतिबिंब, अगर मान लीजिए, देखो क्या कह रहा है, ये है दर्पण, दर्पण के सामने क्या मान रहा है? एक वस्तु रखी हुई है। अब ये वस्तु दर्पण की ओर विवेग से चलती है, तो इसका जो प्रतिबिंब है ना बेटा, यहाँ बनेगा, और इसका जो प्रतिबिंब है वो दर्पण की ओर चलेगा। अपोजिट डायरेक्शन हो गई, बिंब यूं जा रहा है, प्रतिबिंब यूं आ रहा है।
ठीक है, तो यहाँ पर कहता है, तो ये कहता है ये है आपका क्या, बिंब, और ये है क्या, प्रतिबिंब। बिंब दर्पण की ओर v वेग से चल रहा है, तो प्रतिबिंब जो है वो भी दर्पण की ओर v वेग से ही चलेगा। लेकिन अब क्या कहता है, अगर सापेक्ष वेग का जिक्र किया जाए कि बिंब के सापेक्ष प्रतिबिंब का वेग क्या होगा, तो सापेक्ष वेग अगर करेंगे तो यहाँ पर सापेक्ष वेग में देखो, एक की डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन मान लीजिए अपन पॉजिटिव मानते हैं, इसकी डायरेक्शन अपन क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे, तो सापेक्ष वेग v माइनस v, तो इसका मतलब टोटल वेग क्या हो गया, 2v। तो अगर सापेक्ष वेग पूछे तो ये क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो इस पॉइंट को आप नोट करिएगा बेटा कि यदि स्थिर समतल दर्पण की ओर बिंब, यदि स्थिर समतल दर्पण की ओर बिंब v वेग से गति करता है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण की ओर बिंब की गति की विपरीत दिशा में v वेग से ही गति करेगा। लेकिन प्रतिबिंब का बिंब के सापेक्ष, प्रतिबिंब का बिंब के सापेक्ष वेग क्या होगा, v होगा। तो यहाँ पर दर्पण क्या है बेटा, स्थिर है। दर्पण क्या है, स्थिर। दर्पण को क्या मान रहे हो आप, स्थिर। और यही कंडीशन ये भी हो सकती है कि यदि समतल दर्पण, ये समतल दर्पण है और ये स्थिर है, अब इसको अगर स्थिर मान लीजिए, तो ये कहता है कि यदि स्थिर हो गया, बिंब स्थिर है, समतल दर्पण स्थिर बिंब की ओर अगर v वेग से गति करता है, तो प्रतिबिंब बिंब की ओर कितने वेग से गति करेगा, तो 2v वेग से गति करेगा। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कार स्थिर दर्पण की ओर, एक कार, ये आपका स्थिर दर्पण हो गया, एक कार स्थिर दर्पण की ओर, स्थिर दर्पण की ओर मैं क्या कह रहा हूँ, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है। एक कार स्थिर दर्पण की ओर क्या वेग दे रखा है, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करती है। तो कार का प्रतिबिंब, कार के सापेक्ष किस वेग से गति करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, सापेक्ष वेग का बात कर रहा है, तो सापेक्ष वेग का जिक्र कर रहा है, तो सापेक्ष वेग बराबर क्या था, 2v। यहाँ पर v की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, v इक्वल टू दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर ये रख देंगे, तो 2 × 5 आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। एक क्वेश्चन और करते हैं, देखिएगा, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु समतल दर्पण से 100 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। क्वेश्चन क्या है, एक कोई वस्तु है जो समतल दर्पण से कितनी दूरी पर स्थित है बेटा, तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि ये वस्तु हो गई, और ये जो है ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये कह रहा है कि डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर है, करेक्ट बात। और ये वस्तु हो गई आपकी AB। अब ये कहता है कि यदि वस्तु दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चले, दर्पण की ओर v दे रखा है 5 मीटर पर सेकंड, बेटे ये चल रहा है इधर, ठीक है, और टाइम दिया हुआ है, कितने टाइम तक चल रहा है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से 6 सेकंड तक चलता है, t इक्वल टू दे रखा है 5 सेकंड। अब ये इसका मतलब ये हुआ कि नॉर्मल में अगर देखें तो ये सेंटीमीटर अपन मान सकते हैं, इसको सेंटीमीटर मान के कर लेंगे क्योंकि वही बात है। तो ये 6 सेकंड दिया हुआ है, सॉरी 6 सेकंड दिया है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर कर ली 6 सेकंड के अंदर, तो 30 सेंटीमीटर के आसपास हो गया। इसको सेंटीमीटर पर सेकंड करें, ठीक है, तो इसका हो गया, तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर इसने 5 सेकंड के अंदर क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो इसका मतलब मान लीजिए कि ये 30 सेंटीमीटर कवर करके ये 30 इसमें से कम हो गया, तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बच गई बेटा, रिमेनिंग बच गई 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर बच गया। अब ये है कि ये पहले 100 पे था, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ था, 100 पर था, लेकिन जब ये 70 पे आ गया तो इसका प्रतिबिंब भी कहाँ आएगा, 70 पे आएगा। तो प्रतिबिंब का जो अपन मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहाँ आ गया, यहाँ पर आ गया, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, 70 सेंटीमीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये हो गया 140 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर जो है वो कितना होगा, आंसर होगा 140 सेंटीमीटर, करेक्ट बात। एक पॉइंट और लेते हैं, समतल दर्पण में व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो दर्पण की लंबाई बराबर व्यक्ति की लंबाई बटे 2,
दर्पण की लंबाई बराबर व्यक्ति की लंबाई बटे 2। ये है आपका फॉर्मूला कि एक व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो उस स्थिति के अंदर दर्पण की जो लंबाई है वो कितनी लेनी पड़ेगी, तो जो व्यक्ति की लंबाई है उसकी आधी। इससे आँख पे या जैसे कि ज़मीन से उसकी आँख इतनी ऊंचाई पर है तो वो ऊंचाई नहीं, टोटल ऊंचाई उसकी कितनी है उसका आधा होगा। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हमारे पास, तो क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति की लंबाई, ये कोई व्यक्ति है और इस व्यक्ति की लंबाई दे रखी है आपको 160 सेंटीमीटर। एक व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है। धरातल से इसकी आंखें 150 सेंटीमीटर पर है, 150 सेंटीमीटर है। तो बताओ व्यक्ति द्वारा संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होगी। तो बेटे आंखें नहीं भाई, आंखों के ऊपर वाला हिस्सा भी तो होता है, तो ये पूरा दिखना चाहिए। तो पूरा दिखना चाहिए तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल लेंथ कितनी हो गई 160। तो हाइट इस स्थिति में दर्पण की लंबाई कितनी होगी 160/2। तो इसका मतलब दिस इज द आंसर 80 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो गया 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बेटा, ठीक। अगला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। समतल दर्पण के सामने सुइयों वाली घड़ी को लटकाकर घड़ी का प्रतिबिंब देखने पर वास्तविक जो समय है वो परिवर्तित दिखाई देता है। ठीक है, अब आप सोचिए ये क्वेश्चन क्या है, क्या बात कह रहा है। क्वेश्चन नहीं है ये टॉपिक, पॉइंट क्या है। पॉइंट ये है कि बेटा देख, ये तेरे पास एक दर्पण है और इस दर्पण के सामने ये एक वस्तु है। दर्पण के सामने एक घड़ी को मैंने रख दिया, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया, यहाँ पर आपका 9 हो गया। जब आप इसको प्लेन मिरर में देख रहे हो तो ये जो घड़ी के जो सुइयां होती हैं ये आपको अलग टाइम प्रदर्शित करेंगी और वो किस तरीके से होगा तो ये आपको पढ़ना है इसमें। तो यहाँ पर कहता है कि ये जो होता है ये घड़ी का कैसा समय है, वास्तविक समय है। और यहाँ पर जो दिखाई देगा ये घड़ी के प्रतिबिंब का समय है, प्रतिबिंब का समय है। अब आपको एग्जैक्ट कैसे निकालना पड़ेगा, कैसे आंसर होंगे, तो ये देखिएगा। तो यहाँ पर कहता है कि जो हमारे पास घड़ी है उस घड़ी में 3 सुइयाँ होती हैं। तो सबसे पहले बड़ी वाली सुई की बात कर रहा हूँ। तो यदि वास्तविक समय जो घड़ी में है, वास्तविक समय HA हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो प्रतिबिंब समय 12 HA, 12 HA। जैसे एक सवाल ले लें कि एक घड़ी में 4 बज रहे हैं, एक घड़ी में 4 बज रहे हैं, उसे दर्पण में देखा जाता है, तो बताओ प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यहाँ पर कहता है कि घड़ी में कितने बज रहे थे 4, तो यहाँ पर प्रतिबिंब समय हमें निकालना है। तो 12 माइनस क्या करोगे 4, तो इसका मतलब कितना हुआ 8। तो घड़ी कितना दिखाएगी 8 दिखाएगी, यानी घड़ी में क्या बज रहे होंगे 8 बज रहे होंगे। तो ये थी हमारी HA, यानी केवल घंटे वाली सुई के बारे में अगर दिया जाए तो ये ऐसा होगा। दूसरा पॉइंट है, यदि वास्तविक समय HA, यदि वास्तविक समय H आवर A, M मिनट B, HAMB दिया हो, HAMB दिया हो तो प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो यहाँ पर प्रतिबिंब समय हम देखेंगे तो प्रतिबिंब समय होगा, यहाँ पर प्रतिबिंब समय हो जाएगा आपका 11:60, 11 बज गए और 60 मिनट हो गई, तो ये 12 ही हो गया। माइनस क्या लिखोगे HAMB। यहाँ पर भी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एक घड़ी में 3:25 का समय हो रहा है। घड़ी में क्या टाइम हो रहा है, घड़ी में 3:25 हो गए। अब दर्पण से इसको देखा गया, दर्पण से देखने पर दर्पण में इसका समय या दर्पण में जो घड़ी होगी वो क्या समय दर्शाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा है 11:60 - 3
25। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है। तीसरा जो है वो कहता है कि अब आपने कहा पहले तो घंटे वाली सुई ले ली, सेकंड वाले में घंटे और मिनट की सुई ले ली, तीसरे वाले के अंदर हम इंक्लूड कर लेते हैं घंटे की, मिनट की और सेकंड वाली सुई। तो यहाँ पर कहता है देखो, यदि वास्तविक समय HAMBSC के रूप में दिया गया हो, तो प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो क्या लिखता है 11:59:60 11:59:60 माइनस, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ 11:59:60 माइनस HAMBSC, ये आपका टाइम होगा 11:59:60 माइनस HAMBSC। करेक्ट बात। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक घड़ी में 3:25:35 हो रहा है, 3:25:35 समय हो रहा है, ये टाइम दिया हुआ है। घड़ी को दर्पण के सामने लटकाने पर प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो प्रतिबिंब समय हमको निकालना है। तीनों पॉइंट दिए हुए हैं तो तीनों वाला फॉर्मूला लगेगा। प्रतिबिंब समय क्या होगा, तो प्रतिबिंब समय हो गया इसमें 11:59:60 माइनस H कितना दे रखा है 3:25:35। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है। अब कई बार रेलवे वाली घड़ियों के बारे में भी क्वेश्चन आता है, लेकिन हम उसके बारे में परिचर्चा नहीं करेंगे, केवल इतना ही अपने को पढ़ना है कि जो अपने पास नॉर्मल जो घड़ियाँ हैं उनमें किस तरीके से क्या होता है, तो उसके बारे में ये परिचर्चा हमने की। करेक्ट बात। अगला जो पॉइंट आता है, अगला पॉइंट है कि आपतित किरण और समतल दर्पण की स्थितियाँ बदलने पर, आपतित किरण और समतल दर्पण की स्थितियाँ बदलने पर, आपतित किरण व समतल दर्पण की स्थितियाँ बदलने पर, ये अच्छा टॉपिक है, सभी लोग ध्यान देंगे, मैथ्स वाले विशेष रूप से। आपतित किरण व समतल दर्पण की स्थितियाँ बदलने पर, पहला देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, दर्पण को तो स्थितियाँ बदलने पर तो दो तरीके से ये होगा, दो तरीके की स्थिति इसके अंदर आएगी। पहला क्या कहता है, दर्पण को स्थिर रखें, दर्पण को स्थिर रखकर आपतित किरण को थीटा डिग्री घुमाने पर। नंबर 2, आपतित किरण को स्थिर रखकर, आपतित किरण को स्थिर रखकर इसको घुमाएं, दर्पण को थीटा डिग्री घुमाने पर, दर्पण को थीटा डिग्री घुमाने पर। तो यहाँ पर आपतित किरण और समतल दर्पण की स्थितियाँ बदलने पर तो दो तरीके की स्थितियाँ हम पढ़ेंगे। पहला है कि नंबर 1, दर्पण को स्थिर रखकर आपतित किरण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए। नंबर 2 क्या है, आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं कि दर्पण को स्थिर रखकर आपतित किरण को थीटा डिग्री घुमाने पर क्या आया, पहला पॉइंट, दर्पण को स्थिर रखकर आपतित किरण को थीटा डिग्री घुमाने पर ये है आपका टॉपिक। अब यहाँ पर देखो तो बेटा जी, ये मेरे पास क्या है, दर्पण है। दर्पण कैसा है, स्थिर है। दर्पण को अपन क्या लिख रहे हैं, स्थिर है। करेक्ट बात। इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, इस दर्पण पर एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है और इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराई और ये परावर्तित हो गई। करेक्ट बात।
ये इन दोनों के बीच में क्या है भैया, अभिलंब है। अब वो क्या कहता है, वो कहता है कि साहब इसको स्थिर रख रहा है, दर्पण को स्थिर रख रहा है, अब इसको घुमा रहा है, इसको घुमा रहा है। सोचो, आप मेरे हाथ की तरफ देखते रहें कि इसको मान लीजिए मैं यहाँ ले आता हूँ, इसको मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मान लीजिए मैं इसको यहाँ ले आया, तो बेटे ये किरण किधर जाएगी, ये परावर्तित जो किरण है ये किधर जाएगी। आपके दिमाग में हो सकता है ये बात आए कि अगर इसको इधर घुमा रहे हैं तो ये इधर घूमेगी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। तो इस स्थिति के अंदर ये जो है, तो इसका मतलब इसका एंगल अगर ये यूं जाएगा तो इसका एंगल तो यहाँ से बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या करें कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है ये इधर घूमेगी और ये इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। अब आपने क्या कहा, आपने कहा कि साहब मैंने इसको कितना घुमाया है, मैंने इसको थीटा डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, तो ये भी कितना डिग्री घूम रहा है, थीटा डिग्री घूम रहा है। अब ध्यान देने योग्य बात ये भी है कि देखो यहाँ पे कि ध्यान देने योग्य बात है, और वो क्या कि आप इसको थीटा डिग्री इधर घुमा रहे हो, तो ये जो किरण है ये भी थीटा डिग्री अपोजिट डायरेक्शन में घूम रही है, हाँ या ना। ठीक है, अगर आप इसको इधर नहीं घुमा के ऐसे घुमाते तो ये भी इधर घूम जाता, तो भी ये एंगल क्या रहते, बराबर रहते। बात समझ में आ गई मेरी। तो यही है कहानी। तो मैंने क्या कहा कि दर्पण को स्थिर रखकर यदि आपतित किरण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित जो किरण है वो विपरीत, देखो आपतित को यूं घुमा रहे हो तो परावर्तित किरण विपरीत दिशा में कितने एंगल से घूम रही है, थीटा एंगल से ही घूम रही है। बात करेक्ट है क्या, बात समझ आ गई होगी। एक बार दोबारा देख लो, ये समतल दर्पण है, इस पर एक प्रकाश की किरण गिरी, ये आपतित किरण है और टकरा करके गई, ये परावर्तित किरण है, करेक्ट बात। अब मैंने इसको कितना डिग्री घुमाया, थीटा डिग्री घुमाया, तो बेटे देख पहले ये स्थिति थी, अब इसको थीटा डिग्री घुमाऊंगा तो अगर एक को घुमाया तो ये इधर गया तो ये तो बढ़ जाएगा, इसलिए क्या है अब इसमें क्या करते हैं कि इसको थीटा डिग्री मैंने यूं रोटेट किया तो ये भी थीटा डिग्री यूं रोटेट हो जाता है। तो इस तरीके से ये चलता है, आपको दिख रहा होगा। अगर यहाँ से बाहर की तरफ घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा और अंदर की तरफ घुमाओगे तो ऐसे घूमेगा, करेक्ट बात, ठीक है, आ गया होगा समझ में। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, अब वो कहता है कि साहब आपतित किरण को स्थिर रखो, सेकेंड कंडीशन, आपतित किरण को स्थिर रखें, आपतित किरण को क्या रखो बेटा, स्थिर रखकर, आपतित किरण को स्थिर रखकर दर्पण को थीटा घुमा रहे हैं, दर्पण को थीटा डिग्री घुमाने पर। अब दर्पण को थीटा डिग्री घुमाने पर तो देखो इसके बारे में बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, आप पढ़ चुके हैं सारी चीज़ें। ये आपका दर्पण हो गया। अब दर्पण हो गया तो बेटा जी इस दर्पण के बारे में हम बात करें तो ये आपका दर्पण है। अब अभिलंब आपतन की स्थिति यहाँ पर बना सकते हैं हम लोग। अभिलंब आपतन की स्थिति के अंदर देखो ये आपकी आपतित किरण, क्या ये परावर्तित किरण थी, बिल्कुल थी। ये कौन सी किरण थी, आपतित, ये कौन सी थी, परावर्तित। क्या अभिलंब यहीं पर था, क्या अभिलंब भी यहीं था, यस या नो। मैं इसमें अभिलंब भी बना देता हूँ, तो अभिलंब यहीं था, तीनों चीजें यहीं हैं। अब आप सोचें, अब आपने क्या किया, अगली जो बात आई, आपने कहा कि इस दर्पण को आप थीटा डिग्री घुमा रहे हो, दर्पण को, ये दर्पण क्या, ये दर्पण हो गया, दर्पण हो गया। इस दर्पण को कितने डिग्री घुमा दिया आपने, ये इस दर्पण की प्रारंभिक स्थिति थी, ये इस दर्पण की क्या थी, प्रारंभिक स्थिति, जहां पर ये था प्रारंभिक स्थिति। आपने कितना घुमाया दर्पण को, थीटा डिग्री घुमा दिया। दर्पण आपका पहले यूं था, अब ये जो ऐसे घूम गया। अब आप सोचें क्या फिक्स रखना है, आपतित किरण यही है, आपतित किरण आपकी फिक्स है। अब आप सोचें कि जब ये दर्पण आपका यूं था, ध्यान देना, और ये अभिलंब आपका यूं था, तो जब दर्पण यूं घूमेगा तो अभिलंब घूमेगा कि नहीं घूमेगा, बिल्कुल घूमेगा। तो अभिलंब जो है उसकी स्थिति कुछ ऐसी होगी, यानी कहने का मतलब जब आपने दर्पण रोटेट किया तो यहाँ पर ये जो अभिलंब है, ये अभिलंब है आपका, ये अभिलंब कितना घूम गया बेटा, थीटा घूम गया, ठीक। अब थीटा घूम गया, ये आपतित किरण हो गई, ये अभी ये क्या हो गया आपका, अभिलंब हो गया। तो परावर्तित किरण कहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यस या नो। तो ये कहता है कि ये आपकी परावर्तित किरण हो गई। अब देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच एंगल है थीटा, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में भी एंगल कितना हो गया, थीटा। तो देख प्रारंभिक स्थिति ये थी,
जहां पर ये दोनों साथ साथ थी, कौन, आपतित और परावर्तित। जब आपने इस दर्पण को थीटा डिग्री इधर रोटेट किया है तो सेम डायरेक्शन के अंदर ये कितना घूम गया, थीटा ये घुमा और थीटा ये घुमा, तो टोटल ये एंगल कितना हो गया, तो यहाँ पर कहता है 2 थीटा। तो इसका आंसर क्या हुआ, 2 थीटा हुआ। तो कहता है कि यदि जब आपतित किरण को स्थिर रखकर समतल दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण दक्षिणावर्त या वामावर्त, यो जिस डायरेक्शन में आप घुमा रहे हो, आप इसको यूं घुमाओगे तो परावर्तित किरण यूं ही, देखो ये यूं घूम रहा है तो आपकी परावर्तित किरण यूं घूम रही है, अगर आप इसको यूं घुमाते तो आपकी परावर्तित किरण यूं घूमती, तो सेम डायरेक्शन के अंदर कितना घूम जाएगी, 2 थीटा घूम जाएगी। करेक्ट बात। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो कहानी है वो है प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। तो अगला जो पॉइंट है वो देखिएगा, अगला पॉइंट है आपका प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, ये पॉइंट है आपका, प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना। अब ये क्या होता है, किस तरीके से है, तो यहाँ पर कहता है कि देखो एक प्रतिबिंब, एक दर्पण रखा हुआ है तो उसमें तो प्रतिबिंब एक ही बना दिखेगा आपको, लेकिन मान लीजिएगा कि आपके पास में इस तरीके से इंक्लाइन की स्थिति के अंदर 2 दर्पण रखे हुए हैं, ऐसे एक दर्पण यूँ लगा दिया, एक दर्पण यूँ लगा दिया इस तरीके से, और इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल क्या है, थीटा है। अब यहाँ पर अगर कोई वस्तु है तो उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इन प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात की जाएगी, प्रतिबिंबों की संख्या कैसे ज्ञात की जाए। तो यहाँ पर कहता है कि नंबर 1, जब 360/थीटा का मान सम हो, आपको ये क्या मानना है, तो यहाँ पर एंगल हम 360 डिग्री बाई थीटा, तो ये संख्या निकालने के लिए एक फॉर्मूला आएगा हमारे पास। तो यहाँ पर कहता है कि देखो m बराबर क्या है, 360/थीटा, ये फॉर्मूला है आपका। अब 360/थीटा करना है। अब यहाँ पर मान लो थीटा की वैल्यू हो गई 90, मान लिया हमने कि थीटा इक्वल टू कितना मान लिया, थीटा इक्वल टू आपने मान लिया 90, तो m इक्वल थीटा इक्वल टू 90, तो 9 चौक 36, तो m इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री माइनस 90, तो आंसर कितना आ रहा है 4। अब 4 सम है कि विषम है, सम है, 4 सम है, तो सम है 4, तो यहाँ पर प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या होगा, m-1, एक कम कर देंगे, n इक्वल टू क्या हो जाएगा m-1, तो यहाँ पर m कितना आ रहा है आपका 4, -1 कर देंगे तो प्रतिबिंबों की संख्या एग्जैक्ट क्या आएगी, वो आएगी 3। ठीक है, तो ये याद रखें। अब जब 360/थीटा का मान क्या आ जाए बेटा, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि 360/थीटा का मान यदि सम हो तो जो संख्या आएगी उसमें से एक कम कर देंगे, वो जो मान होगा वो प्रतिबिंबों की संख्या होगी। सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, सेकंड कंडीशन कह रहा है कि 360/थीटा की वैल्यू क्या है, ये संख्या आ जाए मान लो विषम में। अब विषम के अंदर आ गई, अब विषम के अंदर भी 2 कंडीशन है, विषम में भी इसमें 2 कंडीशन बन जाएंगी। अब विषम के अंदर मान लीजिए 3 आया, तो 3 आया तो कम करना है या एग्जैक्ट रखना है, ये उसकी स्थिति पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर ये एक दर्पण हो गया, ये दूसरा दर्पण हो गया, और इन दोनों के बीच में ये एंगल आपने मान लिया, ये एंगल आपका है थीटा। करेक्ट बात। अब यहाँ पर कहता है कि ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका प्रतिबिंब जो है वो, प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो आपको निकालनी है। तो यहाँ पर कहता है कि जब बिंब जो है दोनों दर्पणों के मध्य में सममित स्थिति पर स्थित हो, ये इसका मतलब देखो यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, इसको मिलाएंगे, और मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा एंगल कितना बन गया, ये एंगल मेरा हो गया अल्फा और ये एंगल हो गया मेरा बीटा। तो यहाँ पर कहता है कि यदि अल्फा बराबर बीटा हो दोनों, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि दोनों जो दर्पण झुके हुए थे उनके मध्य में क्या था, बिंब था, तो जहाँ इनकी जॉइनिंग लाइन थी, कटान बिंदु था, वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इस ऑब्जेक्ट पर डालेंगे। अगर दोनों साइड के अंदर सममिति रहती है, दोनों दर्पणों से एंगल बराबर रहता है अल्फा और बीटा का मान, तो प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर क्या करोगे, n बराबर हो जाएगा m-1, n बराबर क्या हो जाएगा m-1। और यदि अल्फा और सेकंड वाली कंडीशन के अंदर वही 2 दर्पण हो गए, ये दर्पण हो गया भैया, और यहाँ पर कहता है कि ये हो गया इस तरीके से मिलाया, तो ये एंगल आपका था अल्फा और ये एंगल क्या है बीटा। अब अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, अब बराबर नहीं है, तो उस कंडीशन के अंदर n बराबर क्या मानेंगे
एम मानेंगे, एन बराबर क्या मानेंगे, एम मानेंगे। करेक्ट बात, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको पढ़िएगा, और आपको पढ़ाई से अगर संतुष्ट हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक। और बाकी नेक्स्ट